or in previous sessions, we discussed various examples regarding overloading various operators. We have overloaded binary operators, assignment operator, also arithmetic operators, unary operators also. Today we will be further discussing other examples, but before doing so, we need to further remember some of the rules. The first rule is, if you are overloading these operators, for example, these small bracket, long bracket, or this arrow operator, for example, actually these represent the belongingness of a particular function or a variable to a particular class or a structure. If you want to overload these operators, for overloading these operators, the code that you will be writing should be written in a function, and that function should be the member of a particular class. Clear? I will repeat. If you are overloading these three operators, for overloading these three and assignment operator, for overloading these operators, the code that you will be writing, that code will be in an operator function, but that operator function should always be a member of a particular class. It should not be a global function or any random function. Clear? And except all these four operators, all the other operators that can be overloaded in C++ can be a member function or a global function. There you have a choice. But for these four operators, you only have to overload using an operator function, and that operator function should be the member of a particular class. This is another important point. Actually, I discussed in the previous session also. The another thing is that where we can implement an operator function as a member function or a global function. सबसे पहले जब एक operator function को member function के जरिए implement किया जाता है, we can do this only when the left operand of that operator which we are overloading is the object of the operator class. मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है, उसी क्लास के अंदर आप एडिशन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यू वांट टू परफॉर्म ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2. क्लियर? अब मान लीजिए ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है, दे बिलोंग टू क्लास ए. ठीक है, तो इस रूल के कहने का मतलब ये है दैट भाई ये जो ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड करेंगे, और ओवरलोड करने के लिए यू नीड टू राइट एन ऑपरेटर फंक्शन प्लस ऑपरेटर फंक्शन. दैट ऑपरेटर फंक्शन शुड बी द मेंबर ऑफ दैट क्लास टू विच दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग. जो ऑब्जेक्ट इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में है, ये ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है, ये प्लस के लिए जो आप ऑपरेटर फंक्शन लिखेंगे वो भी इसका मेंबर फंक्शन होना चाहिए. देन ओनली सो दिस इज द क्राइटेरिया कि अगर आप ये जो ऑपरेटर फंक्शन है प्लस के लिए जिसको आप ओवरलोड कर रहे हैं, अगर आप इसको मेंबर फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये किस क्लास का मेंबर फंक्शन होना चाहिए? उस ऑपरेंड का मेंबर फंक्शन होना चाहिए जो इसके लेफ्ट साइड में होगा. क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू दिस x प्लस ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, दिस इज योर केस 2. यहां पे फिर से आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं, लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज एन x, और मान लीजिए x इज एन इंटीजर, दैट इज इनबिल्ट डेटा टाइप. ये कोई क्लास नहीं है, या ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है किसी क्लास का. इट इज अ सिंपल डेटा टाइप, दैट टू बिल्ट इन डेटा टाइप. क्लियर? तो हमने क्या, व्हाट इज आवर रूल इन दिस केस? जो पहले केस में मैंने आपको रूल समझाया, रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आप तभी इस ऑपरेटर फंक्शन का जो कोड है उसको तभी आप मेंबर फंक्शन रख सकते हैं जब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेंड होगा दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, और उसी क्लास में आप इस ऑपरेटर फंक्शन का कोड लिखेंगे एज ए मेंबर फंक्शन. लेकिन अब अगर आपके पास ऐसा केस होगा, सेकंड केस, वेयर यू वांट टू ऐड सम इंटीजर टू एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड यू आर राइटिंग दैट वेरिएबल व्हिच इज ऑफ द टाइप इंटीजर. उस केस में भी ये जो प्लस ऑपरेटर है इट शुड बिलोंग टू अ क्लास int. int एक क्लास होना चाहिए जिसको ये बिलोंग करेगा, लेकिन int तो क्लास है नहीं, इट इज अ डेटा टाइप. दैट्स व्हाई इन दिस केस यू विल इंप्लीमेंट दिस ऑपरेटर फंक्शन प्लस एज अ ग्लोबल फंक्शन. क्लियर? ये रूल समझ आ गया? तो ये दो रूल्स है जो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं. एनी कंफ्यूजन और यू वांट मी टू रिपीट दिस? So these two rules specify when can you implement an operator function as a member function of a particular class or a global function. Global function तब जब उस ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड जो होगा that either does not belong to a particular class or it belongs to a inbuilt class. C++ में भी इनबिल्ट क्लासेस होते हैं. फॉर एग्जांपल आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम जो होते हैं, जो हम आज एग्जांपल करेंगे, दोस आर द इनबिल्ट क्लासेस. तो अगर आप यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में ये जो x है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनबिल्ट क्लास. अब इनबिल्ट क्लास का जो कोड होता है वो तो विजिबल होता नहीं है. जब कोड ही विजिबल नहीं है तो आप उस क्लास के अंदर इस ऑपरेटर फंक्शन को, प्लस ऑपरेटर फंक्शन को नहीं लिख सकते. उस केस में भी आप इसको क्या बनाएंगे? ग्लोबल फंक्शन. So these two rules specify when can we implement a function, operator function as a member function to a particular class, and when can we implement it as a global function. लेकिन अब अगर ग्लोबल फंक्शन है और उसका लेफ्ट ऑपरेंड जो है दैट इज और राइट ऑपरेंड इज दिस ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, यू कैन मेक दैट एज अ फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है. इफ लेफ्ट ऑपरेंड मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, अगर लेफ्ट ऑपरेंड जो है ऑपरेटर का जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है ऑफ डिफरेंट क्लास, किसी दूसरे क्लास का, और फंडामेंटल टाइप, जैसे कि अभी इंट हमने देखा. दिस ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एज ग्लोबल फंक्शन. इस केस में इसको हम ग्लोबल फंक्शन बनाते हैं. और एंड फ्रेंड टू यूजर डिफाइंड क्लास, जो हमारा यूजर डिफाइंड क्लास होगा ये वाला, उस क्लास को हम इसको फ्रेंड बना देते हैं.
This concept, these two rules will be further clarified when we will be doing an example of this. We will be overloading these two operators. जब आप सी इन सी आउट लिखते हैं उसके बाद आप ये दो ऑपरेटर लिख लेते हैं. ये आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है और ये इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है. सो टुडे वी विल बी ओवरलोडिंग दीज टू ऑपरेटर्स. तो एक्चुअली होता क्या है, यूजुअली फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेरिएबल x एंड यू राइट सी आउट, सॉरी, so you write C out, then this operator, and then you write x. Clear? So ये वाली line जो है, it will automatically get executed. Why? Because it will check the code of this output stream operator, this output stream operator, and it will check you are actually going to display or you are forwarding the variable x which is of the type integer. For example, this x is of the type integer, that is inbuilt. So for that, either integer, float, character, or a string also, you can easily use C out operator. That will automatically display this value of this variable. But for example, you are now creating an object 1 and you need to write C out O1, that is object 1. Can this get executed? No, this will not get executed. Why? Because C out will automatically, or sorry, I have forgotten this operator. Now this operator will automatically put the value of, for example, in this case, पहले इस case को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. This operator, that is output stream operator, will place the value stored inside this x onto the output string automatically. But when you are writing this case, what will output operator has to do? It has to again place the value of this object O1 on the output stream. But this object O1 will have multiple individual variables. जो इसके data members होंगे या हाँ data members जो इसके होंगे, those can be 1, 2, 3 or 4 or so on, multiple. So how this operator will come to know? We need to make him understand. If I am writing C out, output stream operator, and then object O1, what needs to be displayed? So for that, we need to change the meaning of this operator. ये जो operator है, इसका meaning मुझे change करना है. And by changing the meaning, I am actually changing the form. And by changing the form, I am actually implementing overloading. That is, we are overloading this output stream operator. Similarly, we can overload this input stream operator too. तो करना क्या है वहां पे अब जब ये इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, ये अब जो कंपाइलर का इनबिल्ट कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट द कोड दैट यू हैव रिटन इनसाइड योर प्रोग्राम, दैट कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड फॉर दिस ऑपरेटर, either this or that. So in that way you can overload this output stream or input stream operator. But now you need to understand when we will be overloading this operator, मैंने क्या बोला, यहाँ पे कितने ऑपरेंड है? There are two operands. One is this C out and another is the object. ठीक है, मैंने बताया था अगर ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो आपका ऑपरेंड होगा, अगर वो इनबिल्ट डेटा टाइप होगा या कोई इनबिल्ट क्लास होगा, तब आप इस ऑपरेटर का जो ऑपरेटर फंक्शन लिखना चाहते हैं उसको आप उस क्लास का मेंबर तो बना नहीं सकते. Why? Because the code of this class C out is not visible to you. It is hidden inside the compiler. You cannot make the code or the operator function written for this operator, that you cannot make that code or that operator function as the member of this C out class, क्योंकि C out class जो है that is hidden from you. So what you are left with, you can create a global function for this and you can make it a friend to this object class or to this C out. अब C out का तो हो नहीं सकता. You can make that operator function as a friend to this object O1, क्योंकि object O1 जिस क्लास में होगा वो क्लास तो आपने खुद लिखी है, आपके सामने होगी वो. You can easily make that. Is it clear? तो यही मैं इससे पहले वाले स्लाइड में रूल समझाना चाहता था, where I said अगर आपके पास एक ऑपरेटर है, उसके लेफ्ट साइड में either you have got inbuilt data type or you have got inbuilt class, then you cannot make the member you cannot make the operator function as the member of that particular class or that particular data type. So in that case you can implement that function as a global function and make that global operator function as a friend to another object which is on the right hand side. Clear? So for implementing this outstream operator and instream operator, in both the cases हम लेफ्ट साइड में एक में C out लिखते हैं, एक में C in लिखते हैं. Both are the inbuilt classes in C++ which you cannot see. तो इसीलिए इसका इस ऑपरेटर का जो राइट हैंड साइड में ऑपरेंड होगा, that will be an object of a particular class that you have created inside your program. So you can create this operator function for these operators. इस ऑपरेटर और इस ऑपरेटर का आप ग्लोबल फंक्शन बना लेंगे और उस ग्लोबल फंक्शन को आप you can make that as a friend to a particular class, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं. Is it clear? Have you understood this concept? तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए we will be overloading these operators. आपके सिलेबस में you have to overload binary arithmetic operators. We have already done that. You have to overload unary operators. We have already done that. We have even overloaded assignment operators also. We have done the example for that. Now today we will be overloading this input stream and output stream operators. उसके लिए हमारे पास ये छोटा सा एक रूल था जिसको मैंने आपको पहले बता दिया कि उसको हम डिटेल में यहाँ पे we will be explaining that in detail in this example. So in this example we will be overloading आउटपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम ऑपरेटर्स. तो करना क्या है, मैं पहले आ जाता हूं मेन फंक्शन पे. मेन फंक्शन से आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट्स आवर प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग मेरे पास एक क्लास है दैट इज डिस्टेंस क्लास व्हिच हैज गॉट टू मेंबर फंक्शंस. ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग थ्री ऑब्जेक्ट्स D1 D2 एंड D3. अब D1 D2 को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं बट D3 को मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं. आई वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. नाउ आई एम राइटिंग सिंपली C out, एंटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस. नाउ फॉर दिस लाइन, this is the what I'm passing to this output stream operator. I am just passing a string, and for this you do not need to overload.
क्योंकि इसके लिए पहले से ही ये काम करता है सी आउट ऑपरेटर। तो इसके लिए जो मैं कोड लिख रहा हूँ या लिखा होगा इस प्रोग्राम में मैंने इस ऑपरेटर के लिए, सी आउट ऑपरेटर, सॉरी आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेटर के लिए, वो नहीं चलेगा। अलबत्ता जो कंपाइलर का इनबिल्ट कोड होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, यूजिंग दैट यू विल गेट द मैसेज एज एंटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। So when the user sees or is able to see this message, after analyzing this message, he or she will type the values, and now those values will be stored in D3. So what I am writing C in input stream operator and the object. अब क्या अगर मैंने ओवरलोड नहीं किया, ओवरलोड ऑपरेटर नहीं, सॉरी ये जो ऑपरेटर फंक्शन है किसके लिए, इनपुट स्ट्रिंग के लिए, अगर मैंने वो नहीं लिखा होगा, क्या ये लाइन चलेगी? नहीं। Why? Because compiler has got no code for this operator, input stream operator, where it can store the value inside an object. It can store the value inside an integer variable. It can store the value inside a floating type variable or a character type variable. ऐसा ही तो करता है, आज तक हमने यही सब किया है, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। सिमिलरली आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेटर कैन नॉट डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको पता नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, देयर आर वेरियस डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस। जब मैं इसको D1 दे रहा हूं तो इट गेट्स एक्सेस टू ऑल दोस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। नाउ वी नीड टू टेल दिस input stream operator or output stream operator what you need to save and where you need to save or what you need to display. तो इसका मतलब what's our problem? Now we need to change the meaning of this input stream or output stream operator where it can store the value inside a particular object or it can display the values of a particular object. Clear? अब इसके लिए हमें ओवरलोड करना पड़ेगा। अब ओवरलोड करने के लिए रूल क्या मैंने अभी समझाया, दिस इज अगेन द बाइनरी ऑपरेटर, इट इज टेकिंग टू ऑपरेंड्स, वन इज दिस cin एंड अनदर इज दिस ऑब्जेक्ट। तो दो ऑपरेंड है यहाँ पे। मैंने बताया अगर ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ऑपरेंड होगा अगर वो इनबिल्ट डेटा टाइप है, नाउ cin इज नॉट अ डेटा टाइप। दूसरा क्या था, और इट इज इनबिल्ट क्लास। अब cin जो है इट इज इनबिल्ट क्लास। तो उस केस में आप अगर आप इसका जो इस ऑपरेटर का जो आप ऑपरेटर फंक्शन लिखेंगे वो ऑपरेटर फंक्शन शुड बी द member of this class, cin class. अब cin class तो आप देख नहीं सकते because that is hidden from the user, that is implemented inside the compiler. तो इसका मतलब आप इस ऑपरेटर फंक्शन का जो कोड लिखेंगे उसको आप मेंबर फंक्शन नहीं बना सकते क्लास का, क्योंकि अगर आप उसको बनाएंगे, मेंबर फंक्शन बनाएंगे, तो वो किसका मेंबर फंक्शन होना चाहिए, वो cin का होना चाहिए, और cin का आप मेंबर फंक्शन नहीं बना सकते। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम व्हाट वी आर लेफ्ट विद द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज दैट भाई इसका जो आप इस ऑपरेटर का जो आप ऑपरेटर फंक्शन लिखेंगे, मतलब वो कोड लिखेंगे जिसके अंदर आप ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, वेयर यू आर चेंजिंग इट्स मीनिंग, वो फंक्शन, वो ऑपरेटर फंक्शन जो होगा उसको आप ग्लोबल फंक्शन बना दीजिए और मेक दैट ग्लोबल फंक्शन एज अ फ्रेंड टू दिस क्लास, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है D3। तो वही हमने ऊपर कोड के अंदर किया है। So this was our problem and I have explained what are our solutions. तो अब हम क्या करेंगे, first of all I am creating a class with the name distance. It has got two data members, feet and inch. For example, it represents the distances. Then it has got the default constructor where it initializes the feet data member and inches data member to 0. It has got another this constructor which is the parameterized constructor which initializes the data members using the past values. तो जब हमने यहाँ पे ये वाला object D1 and D2, when we have created D1 and D2 for these two objects, the parameterized constructor, this constructor will be called. But for D3 we are not passing any value. For this the default constructor will get called. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई और हमारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। Now we need to overload the meaning of these two operators. तो अब हमें क्या लिखना है फिर से, now we need to create an operator function. Now to create an operator function we need to first write a keyword operator, then the name of the operator. Name of the operator is, for example, we are first overloading outstream operator. Now outstream operator takes two arguments. One is the reference to the stream, for example, or the object of a particular stream. For example, जब आप ये वाला ऑपरेटर लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप जब ये वाला ऑपरेटर लिखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं आप, cout। आप cin तो नहीं लिखते, आप cout लिखते हैं। क्लियर? अब राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, जिसको आपको डिस्प्ले करना होता है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आपको डिस्प्ले करना है। इसका मतलब जब इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, टू थिंग्स गेट पास्ड, एक तो ये cout एंड अनदर इज द वेरिएबल। तो इसका मतलब जब मैं इसका कोड यहाँ पे लिखूंगा वहां पे भी दो आर्गुमेंट्स होने चाहिए। वन आर्गुमेंट शुड बी द व्हिच विल टेक दिस cout एंड अनदर विल टेक दिस वेरिएबल। ठीक है, तो जब मैं इसका कोड लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट इट्स कोड फॉर माय क्लास डिस्टेंस। अब cout के लिए नाउ देयर आर वेरियस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर वेरियस स्ट्रीम्स इन C++। आउट स्ट्रीम है, इन स्ट्रीम है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम्स है। सो वी नीड टू क्लैरिफाई भाई ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे वो कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए। सो आई एम राइटिंग इट इज द you need to create a reference. अब यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिखा है आउटपुट, इसके आगे एंड लिखा है, सो इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। अब यहाँ मैंने आउटपुट लिखा है, अब यहाँ पे आउटपुट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, दिस इज नेम ऑफ द वेरिएबल। लेकिन ये जो आउट ओ स्ट्रीम है, ये आपको जरूरी ओ स्ट्रीम ही लिखना है बिकॉज़ इट इज द इनबिल्ट क्लास। तो इनबिल्ट क्लास ओ स्ट्रीम का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जाएगा और इसके अंदर स्टोर क्या किया जाएगा, व्हेन दिस फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड, इसके अंदर स्टोर किया जाएगा cout। सो इट रिप्रेजेंट्स cout। तो यहाँ ये जो आउटपुट है, आउटपुट को आप मान लीजिए दिस इज cout बिकॉज़ वी विल ऑलवेज बी पासिंग अ cout टू इट। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। नाउ इन आवर केस वो वेरिएबल क्या होगा, दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डिस्टेंस। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अ डिस्टेंस, इट इज द नेम ऑफ द क्लास एंड आई एम अगेन राइटिंग अ रेफरेंस, creating a reference variable. So now this d will represent this variable which we will be passing. So in our example, जो मैंने यहाँ पे d3 लिखा है,
या फॉर एग्जांपल इस केस में वी आर ओवरलोडिंग आउटपुट ऑपरेटर, तो ये इसका मतलब है ना सी आउट D1. सो व्हाट आई एम पासिंग, आउटपुट में आ जाएगा सी आउट और इस D में आ जाएगा, इट विल बी रेफरेंस टू D1. तो आउटपुट विल बी द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी आउट एंड D विल बी द रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट D1. ठीक है, तो D के जरिए हम D1 को एक्सेस कर सकते हैं. तो इसके बाद मुझे करना क्या है, नाउ आई विल चेंज द वैल्यू दिस मीनिंग. उसके लिए आई विल राइट द इंस्ट्रक्शन आउटपुट. नाउ व्हाई आई एम नॉट राइटिंग सी आउट, बिकॉज़ आउटपुट इज आल्सो पॉइंटिंग टू सी आउट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट ही लिखूंगा. तो यहाँ आउटपुट लिखने का मतलब व्हाट आई एम एक्चुअली राइटिंग, आई एम राइटिंग सी आउट देन स्ट्रिंग. अब इसके लिए ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी कैन डिस्प्ले द स्ट्रिंग. देन D डॉट फीड, D किसको पॉइंट कर रहा है, D1 को. सो इसका लिखने का मतलब क्या है, D1 डॉट फीड. नाउ D1 डॉट फीड इज एज सिंपल, क्या है ये फ्लोटिंग पॉइंट है कि इंटीजर वेरिएबल, इट कैन अगेन बी डिस्प्लेड. देन आई एम अगेन डिस्प्लेइंग आउटपुट string. Output मतलब C out string again displayed. Output this D dot inches, it is again an integer variable, it can easily be displayed. Then we will return output. What is this output? This is again we are returning the object to this string. So output, so this operator function after its execution will return the reference or the address of that output string. तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, इट विल बी द एड्रेस ऑफ दैट आउटपुट स्ट्रिंग जिस पे आप काम कर रहे हैं. तो वो जो आउटपुट स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न की जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी. अगर आपको यहाँ जरूरत होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ काम मतलब वो यूज किया जाएगा. क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, ये आपने एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें लिखी है, सी आउट स्ट्रिंग, सी आउट D1, सी आउट एंड एल. सो फॉर दैट यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू रिटर्न होना चाहिए, कोई रेफरेंस उस आउटपुट स्ट्रीम की रेफरेंस रिटर्न होनी चाहिए जिस आउटपुट स्ट्रीम पे आप अभी काम कर रहे हैं, बिकॉज़ देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम. तो वही स्ट्रीम वापस आनी चाहिए क्योंकि उसी स्ट्रीम पे आप एंड एल भी प्रिंट करना है. दैट्स व्हाई वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ दैट स्ट्रीम जिस पे हमने काम कर लिया. क्लियर? तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सारा समझ लिया. लेकिन अब इसके आगे मैंने क्या लिखा है, आई हैव रिटन फ्रेंड. इसका मतलब ये जो फंक्शन है जिसका नाम है ये ऑपरेटर जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज नॉट द मेंबर फंक्शन ऑफ दिस क्लास डिस्टेंस, इट इज अ ग्लोबल फंक्शन. अब अगर ये जो ग्लोबल फंक्शन है, जब हमने फ्रेंड फंक्शन पढ़ा था मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे जो फंक्शन लिखेंगे इसको हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन जब हमने इसके आगे फ्रेंड लिख दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप इसको यहाँ पे डिफाइन करो या बाहर डिफाइन करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. इन बोथ द केसेस ये जो फंक्शन है, इट विल नॉट बी द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट दिस क्लास डिस्टेंस क्लास जिसके अंदर आप लिखना चाहते हैं. क्लियर? So this concept we have already discussed while discussing the friend functions. जहां पे मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी फंक्शन जिसको आप फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हैं, उस फ्रेंड फंक्शन that friend function is treated as a global function which can be accessed by any other class or from the main also. लेकिन उस फंक्शन को आप जो डिफाइन करते हैं, उसका कोड जो लिखते हैं, वो आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं. क्लास के अंदर लिखने से वो उस क्लास का मेंबर नहीं बनता क्योंकि आपने यहाँ कीवर्ड क्या लिखा है, फ्रेंड. और आपने फ्रेंड क्यों बनाया है इसको, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो इसका लेफ्ट साइड का ऑपरेटर है दैट इज द इनबिल्ट क्लास. और अगर आप इसको मेंबर फंक्शन बनाना चाहते हैं इस ऑपरेटर को, तो आपको मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा किसका, इस क्लास का, सी आउट क्लास का. अब सी आउट क्लास की डेफिनेशन तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करते हैं, आप इसको इस क्लास का जिस ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट क्लास का फ्रेंड बना रहे हैं. वही मैंने किया है. क्लियर? सिमिलरली यू कैन ओवरलोड दिस ऑपरेटर इन स्ट्रीम ऑपरेटर. कीवर्ड आप लिखेंगे ऑपरेटर, यहाँ पे ये भी दो चीजें लेगा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे. अब यहाँ पे वो स्ट्रिंग ले रहा था रेफरेंस, नाउ इट विल टेक द रेफरेंस टू इन स्ट्रिंग एंड रेफरेंस टू द वेरिएबल वेयर यू वांट टू स्टोर समथिंग. Then we will change the meaning. अब इनपुट लिखा है मैंने, लेकिन इनपुट किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस सी इन को. सो एक्चुअली आई एम राइटिंग सी इन डी फीट एंड सी इन डी इंचेस. अब ये तो नॉर्मल मीनिंग है सी इन का, सो इट विल बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली. देन वी विल बी अगेन रिटर्निंग दिस स्ट्रीम सो दैट द सेम काम इसी स्ट्रीम पे किया जाए. देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रीम. अगर हम स्ट्रीम को चेंज करेंगे, इफ वी आर नॉट रिटर्निंग दिस स्ट्रीम, तो अगली बार जो आपका इनपुट होगा वो डिफरेंट स्ट्रीम पे लिया जाएगा. लेकिन एक प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, सारा का सारा काम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे ही होना चाहिए, एक ही पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम पे, एक ही पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम पे, जो एक ही जगह पे स्टोर किया जाएगा, जिसका एड्रेस हम यहाँ पे वापस रिटर्न कर रहे हैं. यहाँ पे भी हम एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न टाइप शुड बी ऑफ द टाइप इन स्ट्रीम एंड, और ये भी फ्रेंड है तो इसीलिए कीवर्ड है फ्रेंड. क्लियर? तो इसको हम रन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सच में एग्जीक्यूट हो भी रहा है. आई एम कंपाइलिंग दिस. क्या हो गया, कहीं पे कुछ गड़बड़ है? हाँ, वो सी आउट लिखा था मैंने कहीं पे. ये हो गया कंपाइल और ये रन. सो व्हाट इट इज आस्किंग मी, एंटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये क्या कॉल हो रहा है अभी मेन फंक्शन में? अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली व्हाट आई एम व्हिच लाइन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है अभी, एंटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इसके लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉर्मल जो कंपाइलर के अंदर पहले से है वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. और उसके बाद अब D3 के अंदर आ जाएगा. नाउ इट इज वेटिंग फॉर दिस. नाउ फॉर दिस व्हिच कोड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं ओवरलोडेड, क्योंकि यहाँ पे मैं पास क्या कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल वेरिएबल पास नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट. तो कंपाइलर विल चेक भाई ये ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, तो क्या इसने इसके लिए फंक्शन लिखी है, हाँ भाई इसके अंदर फंक्शन लिखी है, तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी. जो कंपाइलर की इनबिल्ट इस स्ट्रिंग के लिए फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. फॉर एग्जांपल आई एम पासिंग 15 एज द फीट एंड इंचेस पास कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल 80. तो आफ्टर दिस इट विल डिस्प्ले सी आउट फर्स्ट डिस्टेंस. इसके लिए नॉर्मल कोड चलेगा, नॉर्मल फंक्शन चलेगी. लेकिन जब आप सी आउट D1 चलाएंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा जो मैंने ओवरलोड किया, जिसकी वजह से आउटपुट विल बी F11 I10. आप देख सकते हैं D1 में F11 है और इंच जो है वो 10 है. सिमिलरली फॉर D2 और D3 मैंने अभी पास किया, आप देख सकते हैं D3 के भी वैल्यूज वही हैं जो मैंने पास किए हैं, दोस गेट डिस्प्ले. सो
using overloading this input stream and output stream operators, now you do not need to individually display the data members inside your main function. What you need to do, you simply have to write C in name of the object, C out name of the object, and code for them will be written once in your program in an operator function where you will be overloading these input stream and output stream operators. Is it clear?